नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन विज्ञान का मॉडल पेपर सोल्वा करेंगे, जिसमें 30 प्रश्न बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के अनुसार रहेंगे और आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों से रहेंगे। साथियों, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मॉडल पेपर्स के लिए आप बार बार बोल रहे हो कि सर कौन से लें कौन से लें। तो देखिए, मॉडल पेपर अभी मार्केट में ऐसा कोई मॉडल पेपर नहीं है जो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हो साथियों। लेकिन फिर भी अगर आप लोग लेना चाहते हो तो कोई भी एक मॉडल पेपर सिंपली आप ले सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑनलाइन आप साइंस के लिए हमारा मॉडल पेपर ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि साथियों मॉडल पेपर का काम जो है वो आपका मनोबल बढ़ाना होता है, मनोबल तोड़ना नहीं। कोचिंग्स में ऐसे मॉडल पेपर बनाए जाते हैं जिनसे सिलेबस से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता है। तो ऐसे मॉडल पेपर से साथियों कोई जो वो फ़ायदा नहीं होगा, आपको उल्टा आपका समय और धन दोनों बर्बाद होंगे। यहाँ आपको बिल्कुल फ्री में मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप एक बार आप करके देखिए, मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल संतुष्टि मिलेगी। और अगर ऐसा हो तभी आप चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और साथियों, शुरू कर लेते हैं। अपना पहला प्रश्न है, तिल का फिल्लोड़ी रोग है, विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, माइकोप्लाज्मा द्वारा जनित रोग है या कवक जनित रोग है। तो साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा न तो विषाणु जनित है, न जीवाणु जनित, न कवक जनित। इसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा द्वारा जनित। और माइकोप्लाज्मा में पादप जगत का बहरूपिया जो माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है, क्योंकि ये अपना रंग रूप बदलता, आकार जो वो बदलता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका साथियों सही रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? लेमार्क, अरस्तु, थियोफ्रैक्टस, चार्ल्स डार्विन। ये प्रश्न आया हुआ साथियों रीट में, या आरटेट में आया था शायद। जीव विज्ञान के जनक कौन है साथियों? अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान के जनक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला आपका प्रश्न है कि क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाता है मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन या उपरोक्त सभी। तो देखिए साथियों, क्लोरोफिल के केंद्र में जो पाया जाएगा वो आपका कौन सा धातु है? वो आपकी कौन सी धातु? वो मैग्नीशियम धातु रहेगी। आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट उत्तर साथियों रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि एमिलेज, एमिलेज नहीं है, एमिलेज एंजाइम का कार्य क्या है? स्टार्च का पाचन करना, वसा का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना या न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन क्षार में बदलना। कौन सा साथियों सही आंसर रहेगा इसका? देखिए साथियों, एमिलेज एंजाइम जो है वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? लार ग्रंथि के द्वारा भी स्रावित किया जाता है, और साथ ही एक और अंग है जो इसको स्रावित करता है, और वो है आपका अग्नाशय। अग्नाशय भी जो है एमिलेज एंजाइम, जिसको टाइलिन एंजाइम भी कहा जाता है। इस एंजाइम को टाइलिन एंजाइम भी साथियों जो वो कहा जाता है, और इसका श्रवण जो है वो लार ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि दोनों के द्वारा किया जाता है, और ये स्टार्च का पाचन करने का इसका कार्य रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। लार ग्रंथि से जब ये स्रावित होगा तो इसका जो कार्य क्षेत्र है एमिलेज एंजाइम का, वो मुख रहेगा, या मुख गुहा अपन उसको बोल सकते हैं, ये रहेगा। और अग्नाशय से जब ये स्रावित होगा तो छोटी आंत में इसका कार्य रहेगा। ये कार्य जो है वो छोटी आंत में जाकर के करेगा। स्रावित किया जाएगा अग्नाशय से, लेकिन छोटी आंत में जाकर के जो है वो स्टार्च का पाचन ये करेगा। तो कार्य क्षेत्र रहेगा छोटी आंत। ठीक है साथियों, मेरे हिसाब से आप समझे होंगे। पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पहली बार आए हैं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। 5वां आपका प्रश्न है कि किलोसिस रोग होता है विटामिन ए की कमी से, B2 की कमी से, B3 की कमी से या B9 की कमी से। तो देखिए साथियों, किलोसिस जो रोग है वो आपका होगा विटामिन B2 की कमी से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। विटामिन ए का रासायनिक नाम, या विटामिन ए को क्या कहा जाता है साथियों? रेटिनोल कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, क्या कहा जाता है? रेटिनोल कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। राइबोफ्लेविन जो है वो आपका कहा जाता है विटामिन B2 को। और B3 को नियासिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? नियासिन कहा जाता है। और विटामिन B9 को कहा जाता है साथियों फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल जो है वो कहा जाता है B9 को। ध्यान में रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है कि टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं लाल रुधिर कणिकाओं में, ग्रेन्युलोसाइट में या एग्रेन्युलोसाइट में। और चौथा ऑप्शन है प्लेटलेट्स में। तो टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं कहाँ पाई जाएंगी? सबसे पहले बता दूं आपको, टी लिम्फोसाइट्स जो कोशिकाएं साथियों, ये आपकी प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, यानी एक प्रकार से जो वो WBC जो होती है आपकी, है ना, WBC में ये पाई जाएंगी साथियों। WBC में पाई जाएंगी। और WBC में भी कहाँ पाई जाएंगी? ये WBC में एक प्रकार से आपके
सॉरी WBC जो है वो दो प्रकार की आपकी होती है, एक तो कणिका युक्त WBC और एक कणिका विहीन WBC, जिसमें कणिका विहीन WBC जो है उसमें जिसको अपन एग्रेनुलोसाइट भी बोलते हैं। भाई कणिका विहीन जो WBC है, कणिका विहीन WBC को ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, और इसी में जो है वो टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है साथियों, जो कि प्राकृतिक मारक कोशिकाएं हैं, और ग्रेनुलोसाइट को अपन बोलते हैं कणिका युक्त, ठीक है, WBC, कणिका युक्त WBC। ठीक है साथियों, थोड़ा सा देख लीजिएगा, नोट्स में अच्छे से करवाया हुआ है, आपकी किताबों में से ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि किस ग्रह के लिए कहा जाता है कि इसकी सतह तंग घाटियों और समुद्रों से भरी है? बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह। तो किस सतह के लिए कहते हैं, किस ग्रह के लिए कहते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा साथियों मंगल ग्रह। पृथ्वी के समान यह ग्रह है, क्योंकि इसमें तंग घाटियाँ और समुद्रों के होने के काफ़ी सारे अवशेष जो वो मिले हैं, बहने के अवशेष मिले हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर इसका रहेगा। ठीक है, और अगला आपका प्रश्न है 8वां प्रश्न, लियो प्रमुख तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? रेगुलस, कैसियोपिया, ध्रुव तारा या एल्फा सेंचुरी? तो देखिए साथियों, लियो प्रमुख जो तारामंडल है उसका सबसे जो चमकीला तारा है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 रेगुलस। ठीक है, रेगुलस जो वो लियो प्रमुख तारामंडल का, लियो प्रमुख क्या है आपका एक तारामंडल है, और कैसियोपिया जो है वो भी एक तारामंडल है साथियों। ठीक है, ध्रुव तारा आप लोगों को पता है, और एल्फा सेंचुरी जो है वो सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीक का तारा है, वो है आपका एल्फा सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही आंसर जो करना है वो होगा रेगुलस, ऑप्शन नंबर 1। अगला आपका प्रश्न है कि मोडेम का अर्थ क्या है? मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, दूसरा मॉड्यूलेशन फॉर इंटरनेट, तीसरा इंटरनेट डीमॉड्यूलेशन, और 4 इनमें से कोई नहीं। तो मोडेम का जो अर्थ रहेगा वो रहेगा मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला आपका प्रश्न है कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र लिखिए। K2SO4 Al2SO4 की होल 4 इंटू 24H2O। साथियों आपके सामने चारों ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही होगा और सोच लीजिए आंसर। बहरहाल मैं आपको आंसर इसका बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 K2SO4 इंटू आएगा, ये कॉमा लगा रखा है, इंटू आएगा साथियों, इंटू Al2SO4 की होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर साथियों रहेगा, फिटकरी का सूत्र रहेगा। फिटकरी को अपन पोटास एलम भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, पोटास एलम भी साथियों फिटकरी को ही कहा जाता है। पोटास एलम का पूछ ले या फिटकरी का पूछ ले, एक ही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि दाब में वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? जैसे जैसे दाब में बढ़ोतरी होगी साथियों, पानी का क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर जो वो पानी जो वो उबलने लगता है वो उसका क्वथनांक बिंदु कहलाता है। तो अगर दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक भी वो बढ़ेगा, क्वथनांक बिंदु भी क्या है, बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे साथियों आंसर रहेगा आपका। अगला आपका प्रश्न है कि छत से लटकते हुए पंखे की गति है, घूर्णन गति, वृत्ताकार गति, उपयुक्त दोनों या आवर्त गति? तो देखिए एक प्रकार से ये छत मान लीजिए, और इधर इस प्रकार से ये इसकी अक्ष है पंखे की, ठीक है, और इधर ये पंखे को अपन ने लगा रखा है, इधर अपने पंखे को अपन ने लगा रखा है। ठीक है साथियों, अब ये पंखा अपना चल रहा है और इसमें जो है ये घूम रहा है पंखा। तो ये क्या करेगा, ये पंखा जो एक तो अपने इस बिंदु के चारों तरफ ये ताड़ियाँ जो वो घूमेंगी, तो ये वर्ताकार गति भी होगी, है ना, वर्ताकार गति भी यहाँ होगी, और एक ये इस अक्ष के लटकती हुई इस अक्ष के जो चारों तरफ भी जो वो घूमेगा, तो ये घूर्णन गति भी होगी। तो दोनों में रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि प्लेटिनम तापमापी का ताप मापन प्रास है -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, और
चौथा है -150 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए साथियों, आपके सिलेबस में तापमापी इस बार जोड़ा गया है, तो थोड़े से बढ़िया प्रश्न इसमें से ले लिए गए हैं। और ये टॉपिक जो है मैंने थोड़ा डिटेल में भी आपको करवाया है, केवल कक्षा 7 में दिया गया है, तो कक्षा 7 के लेवल का ही नहीं करवाया, उससे ऊपर का लेवल का भी थोड़ा सा आपको करवा दिया, क्योंकि नया टॉपिक है, हो सकता है प्रश्न इधर उधर हो जाए, तो हालांकि चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अपने कर लिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? प्लेटिनम तापमापी का तापमापन परास है। कितना होगा साथियों इसका तापमापन परास? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, -200 डिग्री से सेंटीग्रेड से लेकर के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्लेटिनम तापमापी का तापमापन परास होता है। यानी कि मिनिमम अपन इससे -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकते हैं, और मैक्सिमम 1200 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो प्लेटिनम तापमापी से मापा जा सकता है। अगला आपका प्रश्न है कि सबसे अधिक अपवर्तन दर्शाने वाला प्रकाश है लाल रंग का, नारंगी रंग का, जामुनी रंग का या बैंगनी रंग का? तो साथियों सबसे अधिक अपवर्तन, ठीक है, अधिक अपवर्तन दर्शाने वाला पूछा है तो बैंगनी रंग का होगा। ठीक है साथियों, लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका सबसे कम अपवर्तन वह दर्शाता है, वहीं सबसे कम अपवर्तन के साथ लाल रंग कम विक्षेपण, सबसे कम विक्षेपण भी यही दर्शाता है, और बैंगनी रंग का जो प्रकाश है वो सर्वाधिक विक्षेपण भी दर्शाता है, सर्वाधिक विक्षेपण भी यह दर्शाता है। ठीक है साथियों, और जो है बैंगनी रंग का जो आपका अपवर्तन है वो भी सर्वाधिक होता है और विक्षेपण भी सर्वाधिक होता है, इसलिए ये दोनों सर्वाधिक होते हैं, इसलिए इसकी बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो है वो आपकी सबसे कम होती है। तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है किसकी? बैंगनी रंग के प्रकाश की। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो है वो आपकी सर्वाधिक होगी साथियों। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को समझे होंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका सही उत्तर रहेगा। अब आपके सामने 15वां प्रश्न कि निम्न परिपथ में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, और यहाँ ये प्रतिरोध जुड़े हैं। तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? 6 ओम आएगा, 9/2 ओम आएगा, या 2/9 ओम आएगा, या 4/3 ओम आएगा? सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर बताना चाहूँगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 4/3 ओम इसका आंसर रहेगा। देखिए कैसे रहेगा, यहाँ पे बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इसको मैंने तार को लंबा करना चाहिए, बिंदु ए है। इस ए बिंदु से जो है इस प्रकार से आपका प्रतिरोध है इधर, ये 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे अपना आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, आगे भी अपन ने एक और 2 ओम का प्रतिरोध, क्योंकि ये बिंदु नहीं है कोई, ठीक है, बिंदु होता तो दिखाता, सी बिंदु दिखाते अपन इसको, लेकिन बिंदु नहीं है तो इसको सी बिंदु अभी अपन नहीं दिखा सकते। ठीक है साथियों, तो बिंदु नहीं है इसलिए ये सीधा इस श्रेणी क्रम में जुड़ गया और ये बिंदु बी बन गए। अब लेकिन एक और चीज़ है कि ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध और है 2 ओम का, जो कि इन दोनों के किस में? समांतर क्रम में। भाई इसको तो सीधा अपन करके इस प्रकार से बना सकते हैं दोनों प्रतिरोधों को, लेकिन ये वाला जो प्रतिरोध है ये इसके हमेशा समांतर क्रम में साथियों इस प्रकार से ये रहेगा। अगर ये समांतर क्रम में रहेगा, इधर अपन 2 ओम कर देते हैं इसको भी, तो इस प्रकार से बना जो आपका परिपथ है इसमें से कितने तुल्य प्रतिरोध निकलेंगे? देखिए 2 और 2 कितने हो गए? 4 ओम। ये तो श्रेणी क्रम इसलिए सीधा 4 ओम हो गया। अगर अब बात करें अपन प्रतिरोधों की, तो ये 4 ओम आपका, और ये आपका 2 ओम हो जाएगा, और ये बी है आपका बिंदु, और ये ए है, ये 4 ओम का, ये 2 ओम का। अब ये समांतर क्रम में तो कैसे करेंगे? रिजल्टेंट कितना आएगा? 1/r, इस प्रकार से निकालेंगे, इधर निकाल देते हैं। 1/r बराबर क्या हो जाएगा साथियों? 1/r1 तो 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम आया 4, इधर आ जाएगा 1 प्लस इधर आ जाएगा 2, 3/4 आया, 1/r की जगह तो r का मान आ जाएगा 4/3 ओम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो बिल्कुल सही उत्तर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न होगा, मेरे हिसाब से पसंद जरूर आया होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है। देखिए 2018 के रीट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया, बहुत बढ़िया प्रश्न। हो रासायनिक सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे करना होता है, सारा कुछ मैंने कल के वीडियो में बता दिया। वैसे पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन कल और डिटेल से अच्छे प्रकार से पढ़ा दिया आपको, तो वो वीडियो ज़रूर देखें साथियों। आपको रीट की जो केमिस्ट्री की जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीट केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक है, ओपन हो जाएगा साथियों। सबसे लास्ट वीडियो उसमें रासायनिक सूत्र निकालने के ही है, तो वो देखिएगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, NH4 की होल थ्राइस N। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए NH4, ठीक है, ये आ जाएगा, और इसके बाद में आपके क्या आ जाएगा? NH4 की होल थ्राइस है ना। NH4 क्या होता है? प्लस में होगा, और आपका नाइट्राइड होता है N3 माइनस।
अब दोनों एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, NH4 N एक दूसरे के पास आ गए। NH4 तो आया है इस माइनस के लिए तो 3 इधर ले लेगा, और N आया है प्लस के लिए तो +1 को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से बना NH4 की होल थ्राइस N। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। 17वां आपका प्रश्न कि निम्न में से ऐसा कौन सा तत्व है जिसके साथ ऑक्सीजन स्वयं ऑक्सीकृत हो जाती है? हाइड्रोजन, सोडियम, फ्लोरीन या नाइट्रोजन? तो आंसर होगा फ्लोरीन, क्योंकि साथियों फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणता होती है वो ऑक्सीजन से क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता जो है वो आपकी अधिक होती है किससे? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन से जो वो अधिक होगी, तो इसी वजह से जो है वो OF2 जो वो बन जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से फ्लोरीन ऑक्सीजन का स्वयं का ही क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण यहाँ पर हो जाता है, वो ऑक्सीकृत जो वो स्वयं हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही आंसर साथियों रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट विलयन में ब्लेड डालने पर विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? साथियों ये प्रश्न मैंने कम्युनिटी टैब में पूछा और लगभग 70% लोगों ने क्या बोल दिया है? नीला रंग बोल दिया। ठीक है, 5-7-8 हज़ार वोट हुए, उसमें 70% लोगों ने नीला जो है वो उसको सही बताया, जबकि ये नीला जो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है साथियों, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, इसका तो रंग नीला ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें क्या डाल दी मैंने? ब्लेड डाल दी। ब्लेड किसकी होती है? लोहे की होती है। लोहा डाल दिया, लोहा जैसे ही डाल दिया तो ये बन जाएगा FeSO4 बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा, और आयरन ऑक्साइड का रंग होता है हरा साथियों। कैसा रंग होता है? हरा रंग होता है। प्लस आपका क्या बन जाएगा? आयरन ऑक्साइड नहीं, आयरन सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, सॉरी, या आयरन सल्फेट, अपन सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं, माफ़ी चाहूँगा, आयरन सल्फेट बनेगा, है ना, FeSO4 बनेगा, और साथ में बनेगा कॉपर Cu। अब देखिए साथियों, ब्लेड, ये कॉपर जो है ये किस रूप में अपने को मिलता है? जो ब्लेड है, ठीक है, ब्लेड पर भूरा रंग आ जाता है, भूरा रंग आ जाएगा ब्लेड के ऊपर। किसके कारण आता है? कॉपर के कारण, यानी ब्लेड के ऊपर कौन इकट्ठा हो गया? कॉपर इकट्ठा हो गया है, तो कॉपर इस रूप में अपने को मिलेगा, है ना। और ये जो FeSO4 जो आपके पास बना, इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो कॉपर सल्फेट विलयन में ब्लेड डालने पर विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? हरा रंग हो जाएगा, और ब्लेड का रंग भूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही करेंगे साथियों? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, हल्का हरा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर जो वो साथियों आ जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपका सही हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि अम्लीय विलयन में, और यह मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो प्रश्न है ये आपके CBS NCERT की जो पुस्तक है, NCERT की क्लास 7 की जो पुस्तक है, क्लास 7 की जो पुस्तक, उसका चैप्टर नंबर शायद चौथा या पांचवा, इस प्रकार से चैप्टर है, उसमें से लिया गया है। अगला आपका प्रश्न है कि अम्लीय विलयन में फिनोफ्थलीन मिलाने पर विलयन का रंग हो जाएगा गुलाबी, हरा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या रंगहीन? तो देखिए, अम्लीय विलयन में, जब भी अम्लीय विलयन में फिनोफ्थलीन मिलाया जाएगा तो उसका जो रंग है वो गायब हो जाएगा, वो रंगहीन हो जाएगा। और जब भी फिनोफ्थलीन को क्षारीय विलयन में मिलाया जाएगा साथियों, क्षारीय विलयन में फिनोफ्थलीन को जब भी मिलाएंगे तो गुलाबी रंग निकल के आएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। और साथियों ये भी आपके NCERT क्लास 7 से ही लिया गया प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है कि अत्यधिक मात्रा में धुआं तथा लंबी लपटों के साथ जलने वाला कोयला कौन सा है? पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमनी है, या एंथ्रेसाइट है? तो अत्यधिक लंबी लपट और धुएं के साथ जो कोयला जलेगा वो आपका होता है लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि जंगल में बाघ का जो महत्व है वह नदी पारिस्थितिकी तंत्र में किसका महत्व है? शार्क मछली का, व्हेल मछली का, गांगेय डॉल्फिन का, या उपयुक्त सभी? तो साथियों इसका आंसर होगा गांगेय डॉल्फिन का महत्व नदी पारिस्थितिकी तंत्र में वही है जो जंगल में बाघ का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है? तो हरित ग्रह गैस साथियों कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है, बाकी मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी की सारी हरित ग्रह गैस हैं, लेकिन ऑप्शन 4 नाइट्रोजन हरित ग्रह गैस नहीं होगी। अगला आपका प्रश्न 23वां कि सैलामेंडर एक जलीय जीव है, इसमें श्वसन होता है गलफड़ों के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, उपयुक्त दोनों से, या त्वचा द्वारा? तो सैलामेंडर जो उसमें साथियों गलफड़ों से भी श्वसन होता है और फेफड़ों से भी होता है, तो उपयुक्त दोनों होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न कि विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? एक, शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए। दूसरा, शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। तीसरा, शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर
मूल्यांकन करने के लिए, या चौथा शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या रहेगा साथियों, शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए विज्ञान मेले का आयोजन जो वो किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर इसका रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि एक शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं। एक, अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना। दूसरा, शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना। तीसरा है अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। तो बहुत अच्छी बात है, अगर बच्चों से करवाया जाए, करवा करके उनको सिखाना, यानी करके सीखना इसमें शामिल होगा सिद्धांत। तो ऑप्शन 3 ही इसका आंसर जो वो रहेगा साथियों। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न कि NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर 1 है विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यक्त करने में सक्षम होती है। दूसरा है विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाता है। तीसरा है विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक है। चौथा है विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करता है। तो इसका अर्थ जो वो बताना अपने को क्या, किसका अर्थ कि अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहेगा, विज्ञान जो वो बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो वो आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर माना जाएगा NCF 2005 के अनुसार। अगला आपका प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो गुण नहीं है वो क्या है, अधिक सीखने की उत्सुकता, ये तो है। समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, ये भी है। कठिन कार्य, तो साथियों कठिन कार्य और एक खुला मस्तिष्क, ये रहेगा। लेकिन जो आपका जो कठिन कार्य है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है, कठिन कार्य। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी। एक है गतिविधि आधारित शिक्षण, दूसरा उदाहरण देना, और तीसरा प्रदर्शन, और चौथा चर्चा। तो निश्चित रूप से कौन सा आंसर सही रहेगा साथियों, सबसे अच्छी विधा तो गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना। वर्तमान में जो NCERT की किताबें चलाई गई हैं NCERT की, उसमें साथियों बहुत ज़्यादा गतिविधियां दे रखी हैं, गतिविधि नंबर 1, 2, ठीक है। तो गतिविधियां इतनी ज़्यादा हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उन किताबों से अपन सीधा प्रश्न इसीलिए नहीं निकाल सकते कि उसमें गतिविधियां बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो पढ़ने में थोड़ी बोरिंग लगती हैं, लेकिन हाँ वो मतलब बच्चों के लिए गतिविधि जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा रहेगा उसके लिए ना। तो गतिविधियां जैसे अपन बता पाएँ कि जैसे पंखा घूम रहा है अपने अक्ष पर, तो वो घूर्णन गति है उसकी। कोई भी वस्तु जो अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है तो वो घूर्णन गति है। फिर गतिविधि 1 करते हैं अपन, जैसे लट्टू जो है, एक ढक्कन लेते हैं, उसमें से तिल्ली का एक टुकड़ा जो निकाल लेते हैं, एक तिल्ली को निकाल लेते हैं, फिर उसको घुमाते हैं तो एक लट्टू की तरह कार्य करता है। क्या आपने ऐसा बचपन में किया। इस प्रकार की गतिविधियां जो होती हैं तो इनसे बच्चे जुड़ जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा सीखते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना। दूसरा, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। और तीसरा, अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। और चौथा ऑप्शन है विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना। तो विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो बताना है, वो होगा आपका अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की विधि का एक चरण नहीं है। समाधान का प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन या स्थिति की कल्पना करना। तो साथियों देखिए, अवलोकन जो है वो आपकी समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं होगा। अवलोकन किसी भी प्रकार से कोई भी चरण नहीं है आपका समस्या समाधान विधि का। बाकी स्थिति की कल्पना करना, उसके बारे में सोचना, निष्कर्ष निकालना, समाधान का प्रयास करना, सारे के सारे समस्या समाधान विधि के चरण हैं। लेकिन ऑप्शन 3 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो। और साथ ही इसके साथ ही 30 प्रश्न अपने संपन्न होते हैं। 30 में से आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पेपर आपको कैसा लगा यह भी बताइएगा। अगर साथियों आप चैनल पर पहली बार आए हैं
तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए साथियों। अगर आप लोग चैनल से जुड़ोगे तो आपका ही चैनल है उतना ही आगे जाएगा, आपके लिए बहुत शानदार शानदार चीज़ें भविष्य में भी आती रहेंगी। रीट के बाद और भी एग्ज़ाम आएंगे, सबकी तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। रीट में तो आपका सिलेक्शन होगा ही, लेकिन अपने को रीट में ही नहीं रहना, आगे भी जाना, इसलिए और भी तैयारी अपन करेंगे। ठीक है साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।